नमस्ते। आप सुन रहे हैं मिस्टिक एफएम। आज हम हिमांशु की उस दुनिया में उतरेंगे जहां रोशनी खत्म होती है और डार्क एम्पायर का आगाज होता है। अगर आपको सस्पेंस और गहरी कहानियां पसंद हैं तो इस सफर के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। अध्याय 11। जब नायक भी दोषी ठहराए जाते हैं। रात अब सिर्फ अंधकार नहीं रही थी, वह आरोप बन चुकी थी। हर गली, हर छत, हर बंद दरवाजे के पीछे एक ही सवाल छिपा था। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जब व्यवस्था टूटती है तो लोग सबसे पहले दुश्मन ढूंढते हैं, और अगर दुश्मन साफ न दिखे तो वे उसी को पकड़ लेते हैं जिसने उन्हें उम्मीद दी थी। हिमांशु ये बात समझता था, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि यह पल इतनी जल्दी आएगा। नदी वाली मुठभेड़ के बाद पूरा डार्क एम्पायर दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक ओर वे लोग थे जो कह रहे थे कि यह लड़ाई जरूरी थी। दूसरी ओर वे जिनके लिए हर लाश एक सवाल थी, और उस सवाल का सबसे आसान जवाब था हिमांशु। सुबह होते ही शहर की दीवारों पर लिखावट दिखने लगी। आज़ादी के नाम पर खून, नायक नहीं उकसाने वाला, जिसने आग लगाई वही दोषी। ये नारे नहीं थे, ये डर थे जो अब शब्द बन चुके थे। अध्यक्ष चौधरी ने जब ये देखा तो पहली बार उसके चेहरे पर असहायता साफ दिखी। वह जानता था ये वही मोड़ है जहां इतिहास अपने नायकों को अकेला छोड़ देता है। सभा बुलाने का फैसला हुआ, लेकिन इस बार सभा भवन सुरक्षित जगह नहीं रहा। इस बार लोग भीतर नहीं, बाहर जमा हुए। भीड़ नियंत्रणहीन, भावनात्मक, बिखरी हुई भीड़। जब हिमांशु वहां पहुंचा तो कोई तालियां नहीं थीं, कोई सम्मान नहीं था, बस निगाहें थीं, कुछ गुस्से से भरी, कुछ उलझी हुई, और कुछ ऐसी जिनमें सीधा आरोप था, अगर तुम नहीं होते तो ये सब नहीं होता। आवाज भीड़ से आए। हिमांशु ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कुछ सवाल जवाब नहीं मांगते, स्वीकारोक्ति मांगते हैं। एक और आवाज उठी, तुमने हमें आज़ादी का सपना दिखाया, लेकिन कब बताया था कि इसकी कीमत हमारे बच्चे चुकाएंगे? ये सवाल किसी तर्क से नहीं आया था, ये दर्द से आया था। हिमांशु ने आगे बढ़कर बोलना शुरू किया, लेकिन भीड़ ने उसे बोलने नहीं दिया। शब्दों से पहले भावनाएं बोलने लगी थीं। तभी अध्यक्ष चौधरी आगे आया। उसकी आवाज में वह सख्ती नहीं थी जो कभी आदेशों में होती थी। उसकी आवाज में थकान थी और सच। अगर दोष देना है, उसने कहा, तो सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे अतीत को देना होगा। भीड़ थोड़ी शांत हुई। हम सब इस व्यवस्था का हिस्सा थे, चौधरी बोला। हम सब ने कभी न कभी चुप रहना चुना। आज अगर खून बहा है तो उसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। लेकिन भीड़ तर्क नहीं चाहती थी। भीड़ को बोझ हल्का करना था, और बोझ हमेशा किसी एक कंधे पर डाला जाता है। उसी शाम रक्षक बल ने शहर के कुछ हिस्सों को घेर लिया। वेदन को पता था अगर नियंत्रण नहीं बढ़ाया गया तो यह आग पूरे साम्राज्य को निगल लेगी। उसने परिषद में साफ कहा, लोगों को किसी को दोषी मानना जरूरी है, और हिमांशु उस भूमिका में फिट बैठता है। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सत्ता हमेशा वही रास्ता चुनती है जो सबसे आसान हो। गुप्त आदेश निकले, हिमांशु की गिरफ्तारी नहीं, उसकी वैधता की गिरफ्तारी। खबरें फैलाई गईं, कहानियां बदली गईं। नदी की मुठभेड़ को हिंसक उकसावे का नाम दिया गया। और सबसे खतरनाक बात, कुछ लोगों ने इस पर भरोसा करना शुरू कर दिया। हिमांशु को ये सब देर से पता चला। वह अब भी लोगों के बीच जा रहा था, घायलों से मिल रहा था, परिवारों से बात कर रहा था। एक माँ ने उससे कहा, मैं नहीं जानती तुम सही हो या गलत, मुझे बस ये बताओ, अगर कल फिर लड़ाई हुई तो क्या मेरा दूसरा बेटा भी जाएगा? हिमांशु के पास कोई जवाब नहीं था। उसी रात उसने अकेले बैठकर पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैंने बहुत जल्दी लोगों को आगे बढ़ा दिया? आज तक वह व्यवस्था से लड़ रहा था, आज पहली बार वह खुद से लड़ रहा था। अगली सुबह शहर के बीचों बीच एक सभा हुई, बिना मंच, बिना औपचारिकता। लोग खुद इकट्ठा हुए, और वहीं पहली बार किसी ने खुलकर कहा, शायद हमें आज़ादी नहीं चाहिए थी। ये वाक्य हिमांशु के लिए सबसे भारी था, क्योंकि यह डर से नहीं, थकान से निकला था। उसी समय खबर आई, रक्षक बल ने एक गांव में सख्त कार्रवाई की है। कई लोग पकड़े गए हैं, कुछ लापता हैं। भीड़ फिर उबलने लगी। अब स्थिति साफ थी, या तो हिमांशु आगे आए और जिम्मेदारी ले, या फिर हालात किसी और के हाथ में चले जाएं। उस रात हिमांशु ने निर्णय लिया। अगले दिन उसने खुद को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, बिना सुरक्षा, बिना साथियों के। उसने कहा, अगर तुम किसी को दोषी मानना चाहते हो तो मैं यहाँ हूँ। भीड़ सन रह गई, लेकिन याद रखना, उसने आगे कहा, अगर तुम आज मुझे दोषी ठहराते हो तो कल किसी और को ठहराने की आदत डाल लोगे। यह कोई भाषण नहीं था, ये चेतावनी थी। वेदन को जब ये खबर मिली तो वह समझ गया, अब ये सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं रही, ये नैतिक लड़ाई बन चुकी थी। और ऐसी लड़ाइयों में जीत तय नहीं होती, बस कीमत तय होती है। रात होते होते शहर में एक अजीब शांति छा गई, तूफान से पहले वाली शांति। हिमांशु खिड़की के पास खड़ा था।
उसे पता था, अब चाहे जो हो, इतिहास उसे निर्दोष नहीं मानेगा। लेकिन शायद इतिहास का काम निर्दोष ढूंढना नहीं होता, वह सिर्फ ये दर्ज करता है कि किसने डर के सामने झुकने से इनकार किया। और यही सोचते हुए हिमांशु ने अंधेरे की ओर देखा। अगला दिन या तो उसे नायक बनाएगा या अपराधी, जब फैसला जनता नहीं हालात करते हैं। उस रात शहर सोया नहीं था। लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन कोई भी अकेला नहीं था। हर कमरे में डर बैठा था, हर खिड़की के पीछे अंदेशा। कारथेन की गलियों में पहरे बढ़ चुके थे, पर पहरा अब सुरक्षा का नहीं, संभावना का था। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता था। अध्यक्ष चौधरी अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने वही पुरानी मेज थी, वही धुंधली रोशनी, लेकिन आज उस पर कागज नहीं थे, सिर्फ दो मुहरबंद आदेश। पहला आदेश, हिमांशु की अस्थायी गिरफ्तारी जन सुरक्षा हेतु। दूसरा आदेश, रक्षक बल को पूर्ण नियंत्रण अधिकार। चौधरी जानता था, इन दोनों में से किसी एक पर भी हस्ताक्षर करना उस आज़ादी की आत्मा पर चोट होगी जिसके लिए उन्होंने इतनी कीमत चुकाई थी। लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो हालात खुद फैसला कर लेंगे। और हालात कभी नैतिक नहीं होते। बाहर से नारे सुनाई दे रहे थे, न बहुत तेज न बहुत साफ, बस इतना कि दिल बेचैन हो जाए। उसी समय संदेश आया, वेदन आपात परिषद बुला रहा था। चौधरी गहरी सांस लेकर उठा। वह जानता था ये बैठक इतिहास बदलेगी। परिषद कक्ष में इस बार कुर्सियां खाली थीं। कुछ लोग डर के कारण नहीं आए थे, कुछ इसलिए कि वे किसी पक्ष में नहीं दिखना चाहते थे। वेदन खड़ा था, उसके चेहरे पर विजय नहीं थी, सिर्फ कठोरता थी। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, उसने बिना भूमिका के कहा। शहर दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक चिंगारी और सब जल जाएगा। एक सदस्य ने धीमे स्वर में पूछा। और समाधान? वेदन ने सीधे जवाब दिया, चेहरा हटाओ। कक्ष में सन्नाटा छा गया। लोगों को किसी को दोषी मानना जरूरी है, वेदन बोला, और हिमांशु उस खाली जगह को भर देता है। चौधरी ने उसकी ओर देखा। तुम जानते हो, उसने कहा। ये झूठ होगा, वेदन ने बिना पलक झपकाए उत्तर दिया। शांति हमेशा सच से नहीं आती, अध्यक्ष। कभी कभी वह बलि मांगती है। यही वह पल था जहां चौधरी ने समझ लिया, ये बहस नहीं है, ये सौदा है। उधर हिमांशु शहर के पुराने हिस्से में था, वहीं जहां कभी सिस्टम की सबसे सख्त निगरानी होती थी। अब वही जगह लोगों का शरण स्थल बन चुकी थी। वह किसी को उकसा नहीं रहा था, वह किसी को आदेश नहीं दे रहा था, वह बस मौजूद था। और यही सत्ता को सबसे ज्यादा डराता है, एक ऐसा इंसान जो बिना शक्ति के भी लोगों को खींच ले। एक युवा लड़की उसके पास आई। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन आवाज स्थिर। अगर वे तुम्हें पकड़ लेंगे, उसने पूछा, तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? हिमांशु ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, शायद तब ये शुरू होगा। लड़की कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तो फिर डर किस बात का? हिमांशु के पास इसका जवाब नहीं था। शाम होते होते शहर में अफवाह फैल चुकी थी, आज रात कुछ होने वाला है। लोग घरों से बाहर नहीं निकले, लेकिन खिड़कियां खुली थीं। रक्षक बल हर चौराहे पर तैनात था। इस बार उनके चेहरे पर संकोच नहीं था। आदेश साफ था। रात के तीसरे पहर चौधरी ने निर्णय लिया। उसने पहला आदेश उठाया, हाथ कांपा, फिर उसने उसे मेज पर वापस रख दिया। उसने दूसरा आदेश उठाया और उस पर हस्ताक्षर कर दिए। ये निर्णय आधा था, लेकिन आधे निर्णय ही सबसे ज्यादा खून बहाते हैं। रक्षक बल आगे बढ़ा, धीरे, संगठित, मौन। हिमांशु को यह आहट पहले ही मिल गई थी। उसने भागने की कोशिश नहीं की। जब सैनिक सामने आए तो उसने हाथ उठाए नहीं, उसने आंखें मिलाईं। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, अधिकारी ने कहा। किस अपराध में? हिमांशु ने पूछा। अधिकारी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अस्थिरता फैलाने में। हिमांशु मुस्कुराया, तो फिर हम सब दोषी हैं। भीड़ जमा होने लगी, कोई चिल्लाया नहीं, कोई पत्थर नहीं चला। यही बात खतरनाक थी। जब हिमांशु को ले जाया जा रहा था, तभी कहीं से आवाज आई, अगर ये दोषी है तो हम सब दोषी हैं। एक आवाज, फिर दूसरी, फिर दर्जनों। रक्षक बल रुक गया। वेदन को ये खबर मिली तो उसने अंतिम आदेश दिया, आगे बढ़ो। और वहीं पहली गोली चली। किसने चलाई, आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद शहर टूट गया। लोग भागे नहीं, वे बिखरे। आग लगी, कांच टूटे, चीखें उठीं। हिमांशु जमीन पर गिरा, लेकिन मरा नहीं, सिर्फ घायल। उसने चारों ओर देखा। ये वही दृश्य था जिससे बचाने के लिए उसने लड़ाई शुरू की थी। सुबह होने तक कारथेन बदल चुका था। कर्फ्यू लगा दिया गया, संचार काट दिया गया, और एक आधिकारिक बयान जारी हुआ, हिंसक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई में, अस्थिरता फैलाने वाला मुख्य व्यक्ति हिरासत में। चौधरी ने वह बयान पढ़ा, और पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कुर्सी छोड़ दी, बिना भाषण, बिना घोषणा, बस चला गया। हिमांशु एक अंधेरी कोठरी में था। उसके घाव गहरे नहीं थे, लेकिन आत्मा थकी हुई थी। फिर भी उसके होंठों पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह जानता था, अब ये कहानी उसके हाथ में नहीं रही। अब ये कहानी उन लोगों की थी जिन्होंने देखा था
कि सत्ता कैसे डरती है और आज़ादी कैसे चुपचाप मरती नहीं। वह याद बन जाती है, और यादें कभी कैद नहीं होती। कैद में आज़ादी, कोठरी में समय नहीं चलता था, वह बस जमा हो जाता था दीवारों पर, सांसों में, घावों के दर्द में। हिमांशु को नहीं पता था कि बाहर दिन है या रात, उसे बस इतना पता था कि हर बीतता पल ये साबित कर रहा था कि आज़ादी को बंद किया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। लोहे का दरवाज़ा बंद था, पर सन्नाटा खुला। उस सन्नाटे में उसे शहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देती थीं, लेकिन वह जानता था कारथेन चुप नहीं बैठा होगा। पहले दिन कोई पूछताछ नहीं हुई, दूसरे दिन भी नहीं, ये जानबूझकर किया गया था। सत्ता जानती थी डर सवालों से नहीं, अनदेखी से पैदा होता है। तीसरे दिन एक सैनिक आया, उसकी उम्र कम थी, हाथ में पानी का कटोरा था और आंखों में झिझक। उसने कुछ नहीं कहा, बस पानी रखा और जाने लगा। रुको, हिमांशु बोला। सैनिक ठिठक गया। शहर में क्या हो रहा है? आवाज में जिज्ञासा नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। सैनिक ने चारों ओर देखा, जैसे दीवारें भी सुन सकती हों। लोग शांत नहीं हैं, वह बोला, लेकिन डर भी रहे हैं। हिमांशु ने सिर हिलाया, उसे यही उम्मीद थी। उधर शहर में शांति नहीं थी, बस शोर दबा हुआ था। कर्फ्यू ने लोगों को घरों में बंद किया था, लेकिन सवालों को नहीं। अध्यक्ष चौधरी के इस्तीफे के बाद सत्ता का चेहरा और कठोर हो गया था। अब हर आदेश वेदन के नाम से आता था। घोषणाएं होती थीं, स्थिति नियंत्रण में है, अराजक तत्वों पर कार्यवाही जारी है। लेकिन गलियों में लोग फुसफुसाते थे, अगर वही अराजक था तो हम सब क्या हैं? पहली बार लोगों ने चुप रहकर विरोध करना सीखा। दुकानें खुलतीं, लेकिन कोई खरीदता नहीं। काम पर लोग जाते, लेकिन आंखों में आग होती। यह एक नई तरह की बगावत थी। बिना नारे, बिना झंडे, रक्षक बल के भीतर भी दरारें पड़ने लगी थीं। कुछ जवान आदेश मान रहे थे, कुछ सिर्फ निभा रहे थे। एक रात 2 सैनिक आपस में भिड़ गए। कारण साधारण था, अगर कल हमें भीड़ पर गोली चलाने का आदेश मिला तो क्या हम चलाएंगे? कोई जवाब नहीं था। हिमांशु की कोठरी में चौथे दिन एक अलग आहट हुई। दरवाज़ा खुला, इस बार कोई सैनिक नहीं था। वेदन खुद सामने खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखें अब भी ठंडी थीं। तुमने जो चाहा था वह मिल गया, वेदन बोला। लोग जाग चुके हैं। हिमांशु मुस्कुराया। और तुम डर चुके हो। वेदन ने बात टाल दी। ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा, उसने कहा। लोग थक जाते हैं, लेकिन यादें नहीं, हिमांशु ने उत्तर दिया। कुछ पल की चुप्पी रही। तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, वेदन बोला। न जिंदा न मरा। तो फिर तुमने मुझे मार क्यों नहीं दिया? हिमांशु ने पूछा। वेदन ने पहली बार आंखें झुकाईं। क्योंकि शहीद खतरनाक होते हैं। उसके जाने के बाद हिमांशु देर तक सोचता रहा। आज पहली बार उसने महसूस किया, उसकी अनुपस्थिति भी एक हथियार बन चुकी है। 5वें दिन शहर के बाहरी इलाके में कुछ अजीब हुआ। लोग इकट्ठा हुए, बिना बुलावे के। कोई मंच नहीं था, कोई नेता नहीं, बस लोग थे। किसी ने कहा, अगर वही दोषी है तो मुकदमा चलाओ। किसी ने कहा, अगर दोषी नहीं है तो रिहा करो। यह मांग नहीं थी, ये तर्क था, और सत्ता तर्क से डरती है। वेदन ने आपात बैठक बुलाई। परिषद अब नाम की थी। अगर हम मुकदमा चलाते हैं, एक सदस्य बोला, तो सवाल उठेंगे। वेदन ने सिर हिलाया। और अगर नहीं चलाते तो मिथक बनता रहेगा। फैसला टल गया। हर टलता फैसला आग में घी डाल रहा था। कोठरी में हिमांशु ने दीवार पर एक निशान बनाया। उसे नहीं पता था क्यों, शायद ये साबित करने के लिए कि समय अब भी चल रहा है। उसी शाम सैनिक फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर डर था। लोग हमारे नाम नहीं ले रहे, वह बोला। वे तुम्हारा नाम ले रहे हैं। हिमांशु ने कुछ नहीं कहा। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा बयान होती है। छठे दिन कारथेन के इतिहास में पहली बार सार्वजनिक न्याय की मांग उठी। ये किसी नेता ने नहीं की, ये किसी पार्टी ने नहीं की, यह आम लोगों की जिद थी। और यही बात वेदन को समझ आ गई। अब ये कहानी नियंत्रण से बाहर है। रात को हिमांशु को एक नई कोठरी में ले जाया गया। यह ज्यादा सुरक्षित थी, ज्यादा गहरी, लेकिन दीवारों के उस पार उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं। नारे नहीं, बस एक वाक्य, बार बार। कैद से सवाल नहीं मरते। हिमांशु ने आंखें बंद कर लीं। वह जानता था, अब चाहे वह बाहर आए या नहीं, कहानी आगे बढ़ चुकी है। क्योंकि आज़ादी अब किसी इंसान में बंद नहीं थी, वह लोगों की सोच में घर बना चुकी थी। और जहां सोच बदल जाती है, वहां साम्राज्य ज्यादा देर नहीं टिकते। मुकदमे से पहले का शहर। शहर मुकदमे का इंतजार नहीं कर रहा था, वह खुद एक मुकदमे में बदल चुका था। कारथेन की सड़कों पर अब वही लोग थे, वही इमारतें, वही दीवारें। लेकिन उनका मतलब बदल गया था। हर दीवार एक बयान थी, हर चुप्पी एक सवाल, और हर सुबह एक अनिश्चित फैसला। कर्फ्यू अब औपचारिक रह गया था। लोग नियम मान रहे थे, लेकिन विश्वास नहीं। सुबह की हवा में डर नहीं था,
उसमें जिद थी। लोग घरों से निकलते, काम पर जाते, लेकिन उनकी बातचीत अब मौसम या बाजार पर नहीं होती थी। एक ही बात हर जगह थी, मुकदमा कब? ये सवाल सत्ता को चुभ रहा था, क्योंकि मुकदमा सिर्फ किसी व्यक्ति का नहीं होता, वह व्यवस्था का भी होता है। वेदन ने अपने कमरे में बैठकर शहर की रिपोर्टें पढ़ीं। कागज पर सब शांत था, स्थिति नियंत्रण में है, कानून व्यवस्था स्थिर। लेकिन खिड़की से बाहर झांकते ही उसे दिखता था, स्थिरता नहीं, संयम। और संयम टूटता है। हिमांशु को अब तीसरी कोठरी में रखा गया था। ये सबसे सुरक्षित थी, कोई खिड़की नहीं, कोई आवाज नहीं। लेकिन सत्ता ये भूल गई थी, इंसान को अलग थलग करके विचारों को कैद नहीं किया जा सकता। हिमांशु दिन गिनना छोड़ चुका था। वह अब समय नहीं, संकेत पहचान रहा था। सैनिकों की चाल बदल गई थी, उनकी आंखें अब सवाल पूछती थीं, उनके हाथ आदेश मानते थे, लेकिन मन नहीं। एक रात जब पहरा बदला, एक बुजुर्ग सैनिक रुका। मैंने 30 साल सेवा की है, वह बोला। पहली बार समझ नहीं पा रहा कि मैं सही तरफ हूं या नहीं। हिमांशु ने जवाब नहीं दिया, उसने बस कहा, अगर यह सवाल उठ रहा है तो शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सैनिक ने सिर झुकाया। वह जवाब लेकर नहीं आया था, वह माफी लेकर आया था। शहर के बीचों बीच एक अनौपचारिक सभा हुई। न कोई मंच, न कोई नेता, न कोई झंडा, बस लोग, हजारों। कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई उकसा नहीं रहा था। बस एक औरत खड़ी हुई और बोली, अगर न्याय नहीं होगा तो शांति झूठ होगी। उस वाक्य के बाद कोई तालियां नहीं बजीं, क्योंकि यह नारा नहीं था, ये घोषणा थी। यहीं से मुकदमा अपरिहार्य हो गया। वेदन ने परिषद बुलाई। इस बार वह जानता था, फैसला टालना अब हार है। अगर हम मुकदमा चलाते हैं, एक सदस्य बोला, तो पूरा अतीत कटघरे में खड़ा होगा। वेदन ने ठंडी आवाज में कहा, और अगर नहीं चलाते तो भविष्य हमारे खिलाफ खड़ा होगा। बहस नहीं हुई, बस डर का तुलनात्मक मूल्यांकन हुआ। आखिरकार फैसला हुआ, सार्वजनिक मुकदमा, लेकिन शर्तों के साथ। सीमित प्रश्न, सीमित समय, सीमित सच। ये न्याय नहीं था, ये प्रबंधन था। जब ये खबर शहर में फैली तो पहली बार लोगों ने खुलकर सांस ली। वे खुश नहीं थे, वे संतुष्ट नहीं थे, लेकिन वे देख रहे थे, सत्ता झुकी है। और सत्ता का झुकना इतिहास में बहुत कम होता है। हिमांशु को जब बताया गया कि उसका मुकदमा होगा तो उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, खुला। सैनिक चुप रहा। हिमांशु समझ गया, मुकदमे से एक रात पहले कार्थेन सो नहीं पाया। लोगों को डर था, सच से नहीं, अधूरे सच से। अध्यक्ष चौधरी उस रात लौट आया, बिना घोषणा, बिना सुरक्षा। वह शहर के बीच चला, लोगों को देखा और पहली बार महसूस किया, शायद उसका जाना भी एक जरूरी कदम था। उसने वेदन से मिलने का प्रयास किया, मना कर दिया गया। ये संकेत साफ था, अब पुराने रिश्ते नहीं चलेंगे। कोठरी में हिमांशु ने आंखें बंद की। उसे पता था कल वह बोलेगा, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि उसे बोलने दिया जाएगा या नहीं। उसने मन ही मन अपने शब्दों को तराशा नहीं, क्योंकि यह भाषण नहीं था, ये साक्ष्य था। सुबह हुई, सूरज निकला और कार्थेन के इतिहास में पहली बार न्याय भवन के बाहर सैनिक नहीं, नागरिक खड़े थे। वे नारे नहीं लगा रहे थे, वे इंतजार कर रहे थे, शांत, अडिग। वेदन खिड़की से ये दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन भीतर एक बात साफ थी, आज जो भी होगा वह सिर्फ हिमांशु का मुकदमा नहीं होगा। यह फैसला करेगा कि डार्क एम्पायर डर से चलेगा या सवालों से। और यही सोचकर वेदन ने आंखें बंद की। दरवाजे खुले, मुकदमा शुरू होने वाला था। कटघरे में खड़ा सच। न्याय भवन की इमारत कभी इतनी भारी नहीं लगी थी। उसके खंभे वही थे, दीवारें वही, लेकिन आज वे सिर्फ पत्थर नहीं थीं, वे वर्षों की चुप्पी का बोझ उठाए खड़ी थीं। सुबह से ही लोग इकट्ठा होने लगे थे। कोई नारा नहीं, कोई झंडा नहीं, सिर्फ इंतजार। ऐसा इंतजार जिसमें उम्मीद और डर एक साथ सांस लेते हैं। जब हिमांशु को लाया गया तो कोई शोर नहीं उठा, लोगों ने रास्ता नहीं रोका, उन्होंने बस देखा। और उस देखने में पहली बार किसी नेता को एक इंसान की तरह देखा गया। हिमांशु के हाथ बंधे नहीं थे, यह आदेश जानबूझकर दिया गया था, दिखावे के लिए। लेकिन उसके चारों ओर सशस्त्र सैनिक थे। सत्ता को भरोसा नहीं था कि सच अकेला काफी होगा। न्यायालय के भीतर हवा भारी थी, न्यायाधीश की कुर्सी ऊंची थी, लेकिन उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वेदन सामने बैठा था, औपचारिक, शांत, जैसे ये सब उसके नियंत्रण में हो। हिमांशु कटघरे में खड़ा था, न झुका, न अकड़ा, बस स्थिर। पहला प्रश्न औपचारिक था, आप पर आरोप है कि आपने जनता को उकसाया, हिंसा को बढ़ावा दिया और राज्य की स्थिरता को खतरे में डाला। आप क्या स्वीकार करते हैं? हिमांशु ने सीधे उत्तर नहीं दिया। उसने न्यायाधीश की आंखों में देखा और कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने लोगों से सवाल पूछने को कहा। अगर यह अपराध है तो मैं दोषी हूं। कक्ष में हलचल हुई।
यह उत्तर उम्मीद के मुताबिक नहीं था। अभियोजन पक्ष ने दस्तावेज पेश किए, तस्वीरें, रिपोर्टें, मृतकों की सूची, हर कागज के साथ एक मौन आरोप जुड़ा था। इन सब का कारण आप हैं। अभियोजक ने कहा, अगर आप लोगों को भड़काते नहीं तो ये खून नहीं बहता। हिमांशु ने धीरे से पूछा, क्या आपने इन कागजों में एक भी ऐसा आदेश दिखाया जो मैंने दिया हो? अभियोजक चुप रहा। क्या कहीं लिखा है कि मैंने किसी को हथियार उठाने को कहा? फिर चुप्पी। हिमांशु ने बात आगे बढ़ाई, या फिर यह मान लिया गया है कि सवाल पूछना अपने आप में हिंसा है? ये पहला पल था जब न्यायालय को सुनाई देने लगा, ये मुकदमा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। वेदन ने हस्तक्षेप किया, आप शब्दों का खेल खेल रहे हैं। उसने कहा, आप जानते थे कि आपकी बातें लोगों को सड़कों पर ले आएंगी। हिमांशु ने उसकी ओर देखा, और आप जानते थे कि आपकी चुप्पी लोगों को कब्रों में ले जाती है। कक्ष में सन्नाटा छा गया। न्यायाधीश ने हथौड़ा नहीं बजाया। वह जानता था ये बहस रोकना, सच रोकना होगा। गवाह बुलाए गए। एक माँ आई, उसका बेटा नदी की मुठभेड़ में मरा था। उसने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए था। हिमांशु ने सिर झुका लिया। अभियोजक ने पूछा, क्या आप मानती हैं कि अगर यह व्यक्ति लोगों को उकसाता नहीं तो आपका बेटा जिंदा होता? माँ चुप रही। फिर उसने कहा, अगर सवाल पूछना उकसाना है तो मेरा बेटा बहुत पहले मर जाना चाहिए था। वह तो बस न्याय चाहता था। यह जवाब किसी योजना का हिस्सा नहीं था, ये सच था। दूसरा गवाह एक रक्षक बल का जवान था। उसके हाथ कांप रहे थे। हमें आदेश मिला था कि भीड़ को रोको, उसने कहा, लेकिन यह नहीं बताया गया था कि कैसे। न्यायाधीश ने पूछा, क्या किसी ने गोली चलाने का आदेश दिया? जवान ने सिर हिलाया, नहीं, तो गोली क्यों चली? जवान की आंखें भर आईं। डर से ये शब्द कक्ष में गूंज गया। हिमांशु को बोलने का अवसर दिया गया। वह भाषण देने नहीं खड़ा हुआ, वह बयान देने नहीं आया था, वह सवाल रखने आया था। मैं निर्दोष नहीं हूँ, उसने कहा। मैंने लोगों को सोचना सिखाया, और सोचने वाले लोग हमेशा सत्ता के लिए खतरनाक होते हैं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन आज यहाँ एक सवाल तय होना चाहिए। क्या हिंसा सवालों से पैदा होती है या चुप्पी से? कोई जवाब नहीं आया। अगर आप मुझे दोषी ठहराते हैं, हिमांशु बोला, तो यह मान लीजिए कि आगे से हर सवाल अपराध होगा। उसने वेदन की ओर देखा, और तब आपको किसी को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद चुप हो जाएंगे। वेदन खड़ा हुआ, यह आदर्शवाद है, उसने कहा। राज्य भावनाओं से नहीं चलता, हिमांशु ने उत्तर दिया, और राज्य सिर्फ डर से भी नहीं चलता। दोनों की निगाहें टकराईं। ये सत्ता बनाम सच नहीं था, ये नियंत्रण बनाम भरोसा था। न्यायाधीश ने कार्यवाही स्थगित की। निर्णय उस दिन नहीं आया, क्योंकि कुछ मुकदमे फैसले से नहीं, सोच से जीते जाते हैं। जब हिमांशु को वापस ले जाया जा रहा था, तो पहली बार न्यायालय के भीतर कोई बोला, अगर ये दोषी है तो हमें भी कटघरे में खड़ा करो। यह आवाज अकेली नहीं रही। बाहर लोग खड़े थे, शांत, अडिग। वेदन ने ये सब देखा, और पहली बार उसने समझा, सत्ता लोगों को हरा सकती है, लेकिन सवालों को नहीं। रात को हिमांशु फिर उसी कोठरी में था, लेकिन आज वह अकेला नहीं था। शहर उसके साथ सोच रहा था, और यही बात डार्क एम्पायर के लिए सबसे खतरनाक थी, क्योंकि साम्राज्य तलवार से नहीं, सहमति से चलते हैं, और आज सहमति दरक चुकी थी। फैसला जो लिखा नहीं गया। न्यायालय के बाहर रात उतर चुकी थी, लेकिन भीड़ नहीं हटी थी। दिन भर खड़े लोग थक चुके थे, पर लौटे नहीं। यह इंतजार अब किसी आदेश का नहीं था, यह इंतजार था इस बात का कि सत्ता सच से कैसे निपटेगी। अंदर न्यायालय की दीवारों के बीच निर्णय अभी अधूरा था। न्यायाधीश अपने कक्ष में अकेला बैठा था। उसके सामने कानून की किताबें थीं, लेकिन जवाब उनमें नहीं था। कानून स्पष्ट था, राज्य की स्थिरता को खतरे में डालना अपराध था, लेकिन आज पहली बार उसे यह सवाल कचोट रहा था, क्या स्थिरता ही न्याय है? वह जानता था, जो भी निर्णय वह देगा, वह सिर्फ एक व्यक्ति का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि आगे सवाल पूछना सुरक्षित रहेगा या नहीं। उसने कलम उठाई, फिर रख दी। कुछ फैसले लिखे नहीं जाते। कोठरी में हिमांशु चुप बैठा था। आज उसे घबराहट नहीं थी, उसके भीतर एक अजीब शांति थी, जैसे जो होना था वह हो चुका हो। दरवाजा खुला, सैनिक नहीं, एक अधिकारी अंदर आया। फैसला आज नहीं आएगा, उसने कहा। हिमांशु ने सिर हिलाया, मुझे पता है। अधिकारी रुका, तुम्हें डर नहीं लगता? हिमांशु ने दीवार की ओर देखा। डर तब लगता है जब इंसान अकेला हो। अब मैं अकेला नहीं हूँ। अधिकारी कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिले। वह चुपचाप चला गया। शहर में अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता सत्ता झुक जाएगी, कोई कहता सब नाटक है, लेकिन लोगों ने
पहली बार अफवाहों पर भरोसा नहीं किया। वे बस देख रहे थे। कारथेन की गलियों में एक नई आदत जन्म ले रही थी, सवाल पूछने की आदत। वेदन अपने कार्यालय में खड़ा था। उसके सामने नक्शे थे, रिपोर्टें थीं, लेकिन उसका ध्यान खिड़की पर था। नीचे लोग थे, शांत, अडिग। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, उसे डर भी नहीं लग रहा था। उसे पहली बार नियंत्रण फिसलता हुआ महसूस हो रहा था। एक सलाहकार ने कहा, अगर फैसला टलता रहा तो लोग इसे हमारी कमजोरी समझेंगे। वेदन ने उत्तर दिया, और अगर फैसला आया तो वे इसे अन्याय कहेंगे। सलाहकार चुप हो गया। यही समस्या थी। अब हर रास्ता सत्ता को नुकसान पहुंचा रहा था। न्यायाधीश को संदेश मिला, निर्णय जल्दी चाहिए। उसने कागज मोड़कर रख दिया। उसने जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन सुबह न्यायालय के दरवाजे खुले। लोग अंदर नहीं आए, वे बाहर ही खड़े रहे। यह एक मौन संदेश था, हम दबाव नहीं बना रहे, हम देख रहे हैं। न्यायाधीश ने कार्यवाही शुरू की। अदालत निर्णय सुरक्षित रखती है, उसने कहा। बस इतना, कोई सजा नहीं, कोई रिहाई नहीं। भीड़ में कोई हंगामा नहीं हुआ। यही बात सबसे ज्यादा डराने वाली थी। शाम तक पूरा साम्राज्य समझ चुका था, ये मुकदमा अब अदालत के हाथ में नहीं रहा। लोग अपने अपने शहरों में इकट्ठा होने लगे। कोई नारा नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस लोग खड़े थे। कोठरी में हिमांशु ने दीवार पर आखिरी निशान बनाया। उसे नहीं पता था कि वह कब बाहर आएगा, लेकिन उसे यह पता था, अब बाहर की दुनिया वैसी नहीं रहेगी। रात को वेदन को सूचना मिली, कुछ रक्षक बल आदेश मानने से हिचक रहे हैं। उसने आंखें बंद कीं। यह विद्रोह नहीं था, यह अस्वीकार था। अगले दिन न्यायाधीश ने एक असाधारण कदम उठाया। उसने सार्वजनिक बयान दिया, यह मामला केवल कानून का नहीं, जन विश्वास का भी है। अदालत ऐसा फैसला नहीं दे सकती जो समाज को और बांट दे। यह कोई फैसला नहीं था, यह एक इनकार था। सत्ता चौंक गई। हिमांशु को अस्थायी रूप से नजरबंदी से बाहर निकाला गया। पूरी तरह मुक्त नहीं, लेकिन पूरी तरह कैद भी नहीं। ये बीच का रास्ता था, और बीच के रास्ते सबसे खतरनाक होते हैं। जब वह बाहर आया तो लोगों ने रास्ता नहीं रोका, उन्होंने बस सिर झुकाया, सम्मान में नहीं, स्वीकृति में। वेदन ने ये दृश्य देखा। उसने पहली बार महसूस किया, शायद अब आदेश काम नहीं करेंगे। रात को कारथेन की छतों पर दिए जले। कोई घोषणा नहीं हुई थी, कोई निर्देश नहीं दिया गया था। फिर भी पूरा शहर रोशनी में था। यह उत्सव नहीं था, यह संकेत था। न्यायाधीश ने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने फैसला नहीं दिया, लेकिन शायद यही सबसे बड़ा फैसला था। हिमांशु छत पर खड़ा था। उसने शहर की ओर देखा। उसे पता था, ये जीत नहीं है, यह अंत नहीं है, ये बस उस बिंदु की शुरुआत है जहां सत्ता को लोगों की सहमति चाहिए, और सहमति डर से नहीं, सम्मान से मिलती है। डार्क एम्पायर अब भी खड़ा था, लेकिन उसकी नींव में दरार पड़ चुकी थी, और दरारें वक्त के साथ गिरावट बन जाती हैं। शांति से ज्यादा खतरनाक उम्मीद। कारथेन में अब शांति थी, लेकिन यह वह शांति नहीं थी जो युद्ध के बाद आती है। ये वह शांति थी जो तूफान से पहले जन्म लेती है। लोग काम पर जा रहे थे, दुकानें खुल रही थीं, बच्चे गलियों में खेल रहे थे, और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही थी। क्योंकि डर में लोग आज्ञाकारी होते हैं, लेकिन उम्मीद में वे स्वतंत्र हो जाते हैं। हिमांशु अब कोठरी में नहीं था, वह आज़ाद भी नहीं था। वह एक ऐसी जगह खड़ा था जहां इंसान को ना कैदी कहा जा सकता है, ना नेता, उसे प्रतीक्षा में रखा गया व्यक्ति कहा जा रहा था। और इतिहास में यही लोग सबसे ज्यादा असर छोड़ते हैं। उस सुबह वह शहर की ऊंची छत पर खड़ा था। नीचे वही शहर था जिसे बचाने के लिए सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन अब यह शहर उससे आगे निकल चुका था। लोग उसे देखकर रुकते नहीं थे, नारे नहीं लगाते थे, वे बस उसे पहचानते थे। और पहचान सम्मान से ज्यादा गहरी होती है। वेदन अपने कक्ष में बैठा था। उसके सामने सत्ता थी, लेकिन नियंत्रण नहीं। रिपोर्टें बता रही थीं, हिंसा नहीं है, विद्रोह नहीं है, लेकिन आदेशों का पालन अब यांत्रिक हो चुका था। एक सलाहकार ने कहा, शायद हमें समझौता करना चाहिए। वेदन ने धीरे से पूछा, किससे? सलाहकार चुप हो गया, क्योंकि यही समस्या थी। अब सामने कोई एक चेहरा नहीं था, अब सामने जनता थी। परिषद की बैठक बुलाई गई। इस बार कोई चिल्लाया नहीं, कोई बहस नहीं हुई, बस एक प्रश्न रखा गया, अब आगे क्या? किसी के पास सीधा उत्तर नहीं था। एक सदस्य बोला, अगर हम पुराने नियम लौटाएं तो लोग नहीं मानेंगे। दूसरा बोला, अगर नए नियम बनाएं तो नियंत्रण हाथ से जाएगा। वेदन ने कुर्सी से उठते हुए कहा, नियंत्रण पहले ही जा चुका है। अब सवाल यह है, क्या हम उसके साथ चलेंगे या उसके नीचे कुचले जाएंगे? ये स्वीकारोक्ति थी, और सत्ता के लिए स्वीकारोक्ति हमेशा हार की शुरुआत होती है। उसी दिन हिमांशु को बुलाया गया। कोई आदेश नहीं,
कोई धमकी नहीं, सिर्फ एक बातचीत। कमरे में वेदन और हिमांशु आमने सामने बैठे थे। तुम जीत गए, वेदन ने कहा। हिमांशु ने सिर हिलाया। नहीं, अगर कोई जीतता तो इतने लोग अनिश्चित न होते। वेदन ने उसे देखा। तो तुम्हें क्या चाहिए? हिमांशु ने बिना सोचे कहा। संरचना। वेदन चौंका। तुम अराजकता के पक्षधर नहीं हो? हिमांशु मुस्कुराया। मैं अराजकता से नहीं, अंधी व्यवस्था से लड़ रहा हूँ। कमरे में चुप्पी फैल गई। शाम तक ये खबर फैल चुकी थी कि सत्ता और सवाल एक ही मेज पर बैठे हैं। लोगों ने जश्न नहीं मनाया, उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि वे सीख चुके थे हर समझौता सच नहीं होता। कुछ समझौते सिर्फ समय खरीदते हैं। रात को कारथेन की रोशनी पहले जैसी नहीं थी। अब वह डर से नहीं, जिज्ञासा से जल रही थी। और यही बात डार्क एम्पायर के लिए सबसे खतरनाक थी, क्योंकि साम्राज्य तलवार से नहीं गिरते, वे तब गिरते हैं जब लोग पूछना शुरू करते हैं, अब क्यों नहीं? जब सत्ता सवाल से डरने लगे। रात गहराती जा रही थी, लेकिन कारथेन सो नहीं रहा था। शहर की गलियों में कोई शोर नहीं था, फिर भी हर खिड़की के पीछे कोई जाग रहा था। लोग इंतजार कर रहे थे, किसी आदेश का नहीं, एक दिशा का। महल के सबसे भीतर वाले कक्ष में वेदन अकेला खड़ा था। उसके सामने दीवार पर टंगा डार्क एम्पायर का चिन्ह अब पहले जैसा नहीं लगता था। वह उसे घूर रहा था, जैसे पहली बार देख रहा हो। क्या ये सत्ता का प्रतीक है? उसने खुद से पूछा, या हमारी जिद का? उसके हाथ कांप रहे थे। इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है, जब कोई शासक अपने बनाए नियमों से डरने लगे, और वेदन अब डर रहा था। दूसरी ओर हिमांशु शहर के बीच एक पुराने सभागार में बैठा था। ये जगह कभी न्यायालय थी, फिर कारागार बनी, और अब फिर से खाली थी। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। कोई नारा नहीं, कोई भाषण नहीं, बस उपस्थिति। और उपस्थिति कभी कभी क्रांति से भी भारी होती है। हिमांशु ने खड़े होकर कहा, मैं तुम्हें आज़ादी देने नहीं आया, आज़ादी तुमने खुद ली है। मैं बस ये पूछने आया हूँ, अब इसे संभालेगा कौन? भीड़ में हलचल हुई। किसी ने कहा हम, किसी ने कहा तुम। हिमांशु ने सिर हिलाया। अगर मैं हुआ तो ये फिर वही कहानी होगी, और अगर सिर्फ तुम हुए तो ये टूट जाएगी। वह रुका, फिर बोला, हमें बीच का रास्ता चाहिए। उसी समय महल में निर्णय लिया जा चुका था। वेदन ने परिषद को भंग कर दिया। सदियों पुरानी वह संरचना एक आदेश से समाप्त हो गई। सलाहकार चीखे, यह आत्महत्या है। वेदन शांत रहा। नहीं, ये स्वीकार है कि हम अकेले सही नहीं थे, और पहली बार डार्क एम्पायर में किसी शासक ने अपनी गलती को नीति बनाया। अगली सुबह शहर के हर कोने में एक घोषणा पहुंची। न कोई धमकी, न कोई आदेश, सिर्फ ये, डार्क एम्पायर अब जनता के सवालों से चलेगा, न कि जनता की चुप्पी से। लोग पढ़ते रहे बार बार, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सत्ता इतनी आसानी से पीछे हट सकती है। लेकिन सच यही था, सत्ता पीछे नहीं हटी थी, वह बदल रही थी। वेदन और हिमांशु फिर आमने सामने बैठे। इस बार कमरे में कोई सैनिक नहीं था। वेदन ने कहा, मैं ये साम्राज्य तुम्हें सौंप सकता हूँ। हिमांशु ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, क्योंकि फिर यह मेरा साम्राज्य होगा, और हर साम्राज्य आखिर में अंधा हो जाता है। वेदन ने लंबी सांस ली। तो फिर क्या बचेगा? हिमांशु ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, एक व्यवस्था जो खुद को सुधार सके। वेदन पहली बार मुस्कुराया, कमजोर सी लेकिन सच्ची। उस दिन कारथेन में कोई जश्न नहीं हुआ, कोई विजय उत्सव नहीं, लेकिन बच्चों ने बिना डर के खेला, दुकानदारों ने बिना कर के रोने के दुकान खोली, और सबसे बड़ी बात, लोगों ने सवाल पूछे और कोई उन्हें चुप कराने नहीं आया। रात को हिमांशु अकेला बैठा था। उसके हाथ में वही पुराना चिन्ह था जो कभी डार्क एम्पायर की पहचान था। उसने उसे मेज पर रखा और कहा, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बस किरदार बदल रहे हैं। दूर कहीं नया सूरज उग रहा था, और अंधेरा भाग नहीं रहा था, वह धीरे धीरे समझौता कर रहा था। जब व्यवस्था को आईना दिखाया गया, कारथेन अब राजधानी नहीं रही थी, वह एक प्रयोगशाला बन चुकी थी। ये प्रयोग तलवारों का नहीं था, ना ही कानूनों का, ये प्रयोग था मनुष्यों पर भरोसे का। डार्क एम्पायर का नाम अब भी मौजूद था, लेकिन उसका अर्थ बदल चुका था। अब वह डर का पर्याय नहीं, बल्कि एक सवाल बन गया था, क्या सत्ता बिना भय के चल सकती है? और यही सवाल हर गली, हर बैठक, हर चेहरे पर लिखा था। पहली सार्वजनिक परिषद उस दिन बैठी जब सूरज आधा ही उगा था। कोई सिंहासन नहीं था, कोई ऊंचा मंच नहीं, सब एक ही स्तर पर बैठे थे। हिमांशु सबसे आखिर में आया। न कोई घोषणा, न कोई परिचय। कुछ लोगों ने खड़े होकर सम्मान दिखाया, लेकिन उसने हाथ के इशारे से मना कर दिया। अगर आज भी तुम किसी एक को ऊपर बैठाओगे, उसने कहा, तो कल फिर वही कहानी दोहराओगे। ये वाक्य किसी भाषण से ज्यादा भारी था।
परिषद में किसान थे, व्यापारी थे, पूर्व सैनिक थे, और वे भी थे जो कभी डार्क एम्पायर के अधिकारी हुआ करते थे। यही सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि सत्ता गिराना आसान होता है, लेकिन पुराने सत्ताधारियों को नए समाज में जगह देना सबसे कठिन काम होता है। एक युवक खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ कांप रही थी। अगर ये लोग यहीं बैठेंगे तो फर्क क्या रह जाएगा? पूरा कक्ष शांत हो गया। हिमांशु ने सीधे उस युवक को देखा। फर्क ये रहेगा, उसने कहा, कि पहले वे सवाल नहीं सुनते थे, अब सुनना पड़ेगा। एक पूर्व अधिकारी ने सिर झुका लिया। ये छोटा सा क्षण था, लेकिन इतिहास ऐसे ही क्षणों से बनता है। वेदन अब शासक नहीं था, लेकिन वह गायब भी नहीं हुआ था। वह एक कोने में बैठा, सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में न पछतावा था, न गर्व, बस थकान थी। जब उसे बोलने का अवसर मिला, उसने कहा, मैं इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं इससे भागना भी नहीं चाहता। ये स्वीकार कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था। हिमांशु ने बस इतना कहा, भागना आसान होता है, सामना करना साहस है। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे मुश्किलें सामने आने लगीं। कोई एक आदेश नहीं था, हर निर्णय में बहस थी। लोग शिकायत करने लगे, पहले तेजी थी, अब बहुत समय लगता है। हिमांशु जानता था, ये शिकायत जायज़ है, लेकिन वह ये भी जानता था, तेजी अक्सर गलत दिशा में होती है। उसी बीच एक खबर आई जिसने सबको हिला दिया। उत्तर की सीमाओं पर नए झंडे दिखाई दिए थे। वे पुराने साम्राज्य के नहीं थे, और नए भी नहीं, वे अवसर की प्रतीक थे। कुछ लोग बोले, देखा, कमजोरी दिखाते ही दुश्मन आ गए। हिमांशु ने उस रात लंबे समय तक सोचा, अगर वह सेना भेजता तो पुरानी व्यवस्था लौट आती, अगर वह कुछ नहीं करता तो नई व्यवस्था जन्म से पहले मर जाती। यही वह बिंदु था जहां आदर्श वास्तविकता से टकराते हैं। अगली सुबह उसने एक निर्णय लिया, न कोई युद्ध, न कोई आत्मसमर्पण। उसने सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दे दिया। यह पागलपन था, पर यह वही पागलपन था जिससे इतिहास करवट लेता है। कई लोग डरे, कई लोग नाराज हुए, लेकिन पहली बार लोगों ने यह महसूस किया कि उनकी जमीन उनकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी डर से ज्यादा मजबूत होती है। रात को हिमांशु अकेला बैठा था। उसके सामने डार्क एम्पायर का पुराना मानचित्र फैला था। उसने धीरे से कहा, अगर यह बिखरा तो कम से कम सच के साथ बिखरे। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अब उसमें तूफान की नहीं, निर्णय की गंध थी। जब आदर्श अकेले पड़ जाते हैं। उत्तर की सीमाओं से आई खबर सिर्फ सैन्य नहीं थी, वह नैतिक थी। पड़ोसी शक्तियां सैनिकों के साथ नहीं आई थीं, वे आई थीं संदेह के साथ। उन्होंने कहा था, हम ये देखने आए हैं कि यह नई व्यवस्था कितनी देर टिकती है, और दुनिया में इससे बड़ा कोई अपमान नहीं होता कि कोई तुम्हें प्रयोग समझे। सीमावर्ती इलाकों में लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ के हाथों में हथियार थे, कुछ के हाथों में सिर्फ सवाल, अगर हम लड़े और हारे तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर झुके तो क्या हमने सब कुछ बेकार किया? ये वही क्षण था जिससे इतिहास डरता है, जब कोई सही जवाब नहीं होता। हिमांशु वहां पहुंचा जहां से खतरा सबसे पास था। कोई सुरक्षा घेरा नहीं, कोई घोषणाएं नहीं। कुछ लोगों ने उसे देखकर कहा, अगर तुम हमें यहाँ खड़ा कर रहे हो तो तुम्हें भी यहीं खड़ा होना चाहिए। वह बिना कुछ कहे उनके बीच बैठ गया। ये छोटा सा दृश्य पूरी व्यवस्था से भारी था। एक बुजुर्ग सैनिक बोला, मैंने साम्राज्य के लिए युद्ध किए हैं। आदेश साफ होते थे, अब दुश्मन दिखता नहीं, बस संभावना दिखती है। हिमांशु ने पूछा, और तुम्हें किससे ज्यादा डर लगता है, तलवार से या उस संभावना से कि तुम्हारा फैसला गलत हो सकता है? सैनिक चुप हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उससे आदेश नहीं, जिम्मेदारी मांगी थी। रात को सीमावर्ती गांव में एक सभा हुई। कोई मंच नहीं, कोई अध्यक्ष नहीं, लोग बारी बारी से बोले। किसी ने कहा, हम पीछे हटें, जमीन से बेहतर जान है। किसी ने कहा, अगर आज हटे तो कल शहर तक आएंगे। हिमांशु ने अंत में सिर्फ एक बात कही, मैं तुम्हें लड़ने के लिए नहीं कहूंगा, और न ही पीछे हटने के लिए। मैं सिर्फ ये पूछूंगा, अगर तुम्हारे बच्चे कल ये पूछें कि जब समय आया तब तुमने क्या किया, तो तुम क्या जवाब दोगे? उस रात कोई नारा नहीं लगा, लेकिन निर्णय हुआ। अगली सुबह सीमावर्ती लोगों ने अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दी। कोई हथियार उठा रहा था, कोई शरण की व्यवस्था कर रहा था। ये सेना नहीं थी, ये समाज था जो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। और यही बात दुश्मन को चौंका गई। पड़ोसी शक्ति के दूत फिर आए। उन्होंने पूछा, किससे बात करें, कौन निर्णय लेता है? उत्तर मिला, यहाँ कोई कौन नहीं है, यहाँ हम हैं। दूत हंसे, लेकिन उनकी हंसी थोड़ी देर में खामोशी में बदल गई, क्योंकि वे समझ गए यहाँ डरने वाला कोई एक नहीं है। उसी समय कारथेन में
घबराहट फैलने लगी। खबरें बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही थीं। सीमा टूटने वाली है, ये प्रयोग विफल हो रहा है। कुछ लोग बोले, हिमांशु को हटाओ, हमें फिर से मजबूत हाथ चाहिए। ये पहला मौका था जब हिमांशु के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बात होने लगी, और यही लोकतंत्र का सबसे कड़वा सच होता है। जिसे तुमने आवाज दी वही तुम्हें चुनौती देता है। हिमांशु को बुलाया गया। कोई मुकदमा नहीं, कोई आरोप पत्र नहीं, बस सवाल, क्या तुम्हें अब भी इस रास्ते पर भरोसा है? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, भरोसा नहीं, लेकिन अगर हम डर के कारण पीछे मुड़ें तो हम फिर वही बन जाएंगे जिससे हम भागे थे। कक्ष में कोई तालियां नहीं बजीं, लेकिन कुछ चेहरों पर समझ की रेखा उभरी, और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पड़ोसी शक्ति पीछे हट गई। कोई युद्ध नहीं, कोई समझौता नहीं, उन्होंने बस इतना कहा, ये जगह अभी हमारी समझ से बाहर है। ये जीत नहीं थी, लेकिन यह हार भी नहीं थी। ये चेतावनी थी दुनिया के लिए कि हर शक्ति तलवार से नहीं तौली जा सकती। उस रात हिमांशु अकेला बैठा था। उसके सामने न कोई ताज था, न कोई झंडा, बस एक कागज जिस पर लिखा था, आज पहली बार लोगों ने खुद को बचाया। उसने आंखें बंद कीं। उसे पता था आगे रास्ता और भी कठिन होगा, क्योंकि अब दुश्मन बाहर नहीं, भीतर उगने लगेंगे। कहानी के इस मोड़ पर आकर क्या आपको भी लगता है कि हिमांशु ने सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप पहली बार मिस्टिक एफएम पर आए हैं तो इस डार्क एम्पायर का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन अब भी दबाएं। जब जनता को पहली बार डर लगा, कारथेन में सुबह हुई, लेकिन वह सुबह जैसी नहीं थी। सूरज तो उगा था, पर उसकी रोशनी में उत्साह नहीं, संकोच था। लोग अब आज़ाद थे, लेकिन आज़ादी का भार धीरे धीरे कंधों पर महसूस होने लगा था। क्योंकि आज़ादी का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं होता, उसका मतलब होता है गलतियों की पूरी जिम्मेदारी। सीमावर्ती क्षेत्रों से पहली खबर आई, कोई हमला नहीं हुआ था, कोई युद्ध नहीं छिड़ा था, लेकिन पड़ोसी शक्तियों ने अपने दूत भेज दिए थे। वे हथियार नहीं लाए थे, वे प्रस्ताव लाए थे, और प्रस्ताव तलवार से ज्यादा खतरनाक होते हैं। सार्वजनिक परिषद फिर बुलाई गई। इस बार भी कोई सिंहासन नहीं, कोई मंच नहीं, लेकिन हवा में पहले जैसी सहजता नहीं थी। एक व्यापारी बोला, अगर हमने सीमाओं पर नियंत्रण नहीं रखा तो व्यापार बर्बाद हो जाएगा। एक किसान बोला, अगर फिर से सैनिक आए तो फर्क क्या रहेगा? एक बुजुर्ग महिला उठी, उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द गहरे। पहले डर बाहर से आता था, उसने कहा, अब डर हमारे भीतर से आ रहा है। पूरा कक्ष शांत हो गया, क्योंकि यह सच था। हिमांशु सब सुन रहा था। वह जानता था, ये वही क्षण है जहां अधिकतर क्रांतियां अपनी आत्मा खो देती हैं। अगर वह आदेश देता, लोग राहत महसूस करते। अगर वह चुप रहता, अराजकता फैलती। उसने तीसरा रास्ता चुना, हम डर को खत्म नहीं करेंगे। उसने कहा, हम उसे समझेंगे। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ हंसे, लेकिन वह रुका नहीं। डर इस बात का संकेत है कि हम अब किसी और के भरोसे नहीं हैं। उसी दिन पहली बार जनता से सीधे निर्णय मांगा गया। सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों ने स्वयं तय किया, कहाँ समझौता होगा, कहाँ विरोध। ये धीमा था, अव्यवस्थित था, लेकिन यह उनका था। वेदन इस सब को दूर से देख रहा था। वह जानता था, अगर यह प्रयोग असफल हुआ तो इतिहास दोष देगा, नए नेताओं को नहीं, पूरे विचार को। उसने हिमांशु से मिलने की इच्छा जताई, किसी आदेश के बिना, किसी पद के बिना। दोनों फिर आमने सामने बैठे। वेदन ने पूछा, अगर यह टूट गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? हिमांशु ने बिना हिचक कहा, हाँ, और अगर लोग खुद गलत फैसला करें तब भी? वेदन ने धीरे से कहा, तुम सत्ता से भी ज्यादा मनुष्य पर भरोसा कर रहे हो। हिमांशु ने जवाब दिया, क्योंकि सत्ता अंत में हमेशा खुद पर भरोसा करती है। शाम होते होते एक बुरी खबर आई। एक सीमावर्ती क्षेत्र ने समझौते से इनकार कर दिया था, और पड़ोसी शक्ति आगे बढ़ रही थी। ये पहला वास्तविक परीक्षण था। लोग घबरा गए। अब क्या, सेना भेजें या पीछे हटें? हिमांशु उस रात बहुत देर तक अकेला रहा, क्योंकि अब कोई आदर्श पूरा जवाब नहीं दे रहा था। उसने अंततः कहा, अगर हम आज डर से झुक गए तो कल हमारे बच्चे डर में पैदा होंगे। और यह निर्णय किसी सभा में नहीं, एक इंसान के भीतर लिया गया। जब आज़ादी ने अपना मूल्य मांगा, सीमावर्ती क्षेत्र में सूरज उगा, लेकिन उसकी रोशनी पहले जैसी नहीं थी। हवा में अब निर्णय की नहीं, परिणाम की गंध थी। जिस क्षेत्र ने झुकने से इनकार किया था, वहां कोई औपचारिक युद्ध नहीं हुआ, लेकिन टकराव हुआ, व्यवस्था और भय के बीच। पड़ोसी शक्ति ने सीधी चढ़ाई नहीं की, उसने रास्ते बंद किए, व्यापार रोका, पानी और अनाज की आपूर्ति पर दबाव बनाया। ये तलवार का युद्ध नहीं था,
ये धैर्य का युद्ध था। गांवों में बेचैनी फैलने लगी। कुछ लोग बोले, हमने गलत किया, हमें समझौता कर लेना चाहिए था। कुछ अब भी डटे रहे, अगर आज झुके तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। और यहीं समाज टूटने लगता है, दुश्मन से नहीं, मतभेद से। हिमांशु को फिर बुलाया गया। इस बार स्वागत नहीं था, उससे सीधे पूछा गया, क्या तुम अब भी कहोगे कि यह हमारा निर्णय था? हिमांशु ने सिर हिलाया, हाँ, और इसलिए इसका बोझ भी तुम्हारा ही है। यह जवाब कई लोगों को चुभ गया, क्योंकि पहली बार नेतृत्व ने दुख को भी साझा नहीं किया। कारथेन में स्थिति और बिगड़ने लगी। व्यापारी परिषद पर दबाव डालने लगे। पुराने अधिकारी फिर से सक्रिय हो गए। वे फुसफुसाने लगे, देखा, ये व्यवस्था काम नहीं करती। कुछ ने वेदन से संपर्क किया, अगर आप चाहें तो हम फिर से पुरानी प्रणाली खड़ी कर सकते हैं। वेदन ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, और फिर इतिहास हमें माफ कर देगा। कोई उत्तर नहीं था। सीमावर्ती क्षेत्र से अचानक एक और खबर आई। कुछ युवाओं ने अपने दम पर पड़ोसी शक्ति के एक आपूर्ति शिविर को नुकसान पहुंचाया था। ये जीत नहीं थी, लेकिन ये संकेत था। पड़ोसी शक्ति को अब समझ आने लगा था, यहाँ कोई केंद्रीय सिर नहीं है जिसे काटा जा सके। ये जगह फैल चुकी थी, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई। बीमार बढ़ने लगे। बच्चों के लिए भोजन कम पड़ने लगा। यहीं हिमांशु टूटने के सबसे करीब था। उस रात वह पहली बार सार्वजनिक परिषद के सामने चुप बैठा रहा। लोग बोलते रहे, रोते रहे, आरोप लगाते रहे। आखिर में एक महिला खड़ी हुई। उसकी गोद में बीमार बच्चा था। उसने कहा, मैं राजनीति नहीं समझती, लेकिन इतना जानती हूँ, अगर यह सब हमारी आज़ादी की कीमत है तो हमें सच जानने का हक है। क्या ये कीमत वसूल होगी? पूरा कक्ष सन्नाटे में डूब गया। हिमांशु ने बहुत धीरे से कहा, अगर मैं कहूँ हाँ तो झूठ होगा, अगर कहूँ नहीं तो ये सब अर्थहीन हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, अगर हम आज फिर डर के सामने झुक गए तो ये कीमत हर पीढ़ी को चुकानी पड़ेगी। उसी सप्ताह अप्रत्याशित मोड़ आया। पड़ोसी शक्ति ने सीमित आपूर्ति बहाल कर दी। पूरी नहीं, बस इतनी कि स्थिति संभल जाए। उनका संदेश छोटा था, हम स्थायी दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन हम इस अराजकता को अपने द्वार पर भी नहीं आने। सत्ता के बाद की राजनीति। कारथेन अब डर से नहीं चल रहा था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा अस्थिर बना रही थी। पहले आदेश आते थे, लोग मानते थे या डरते थे। अब आदेश नहीं थे, सिर्फ प्रक्रियाएं थीं, और प्रक्रियाएं धैर्य मांगती हैं। नई व्यवस्था को बने कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन शहर के भीतर एक नया शब्द जन्म ले चुका था, प्रभाव। ये सत्ता नहीं था, यह अधिकार भी नहीं था, ये वह जगह थी जहां से बातें मोड़ी जाती हैं, निर्णय धीमे किए जाते हैं, और सच को आधे वाक्य में रोक दिया जाता है। हिमांशु इसे समझ रहा था, लेकिन पहली बार वह इसे रोक नहीं पा रहा था। सार्वजनिक परिषद अब भी बैठती थी, लेकिन लोग बदल गए थे। अब वे सिर्फ नागरिक नहीं थे, वे समूह थे, व्यापारिक समूह, कृषि संघ, पूर्व सैन्य संगठन, और कुछ ऐसे चेहरे जो खुले में कुछ नहीं कहते थे, लेकिन हर बैठक के बाद कई दरवाजों के पीछे दिखाई देते थे। हिमांशु जानता था, क्रांति के बाद सबसे पहले यही होता है। लोग आज़ादी से नहीं, अपने हित से सोचने लगते हैं। एक प्रस्ताव आया, निर्णय प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक स्थायी समन्वय समिति बनाई जाए। सुनने में साधारण था, लेकिन हिमांशु समझ गया, ये पहला कदम है केंद्र बनाने की ओर। उसने पूछा, और यह समिति किसे जवाबदेह होगी? कमरे में हल्की सी चुप्पी छा गई। फिर कोई बोला, जनता को। अंततः यही शब्द अंततः उसे खटक गया, क्योंकि सत्ता हमेशा अभी नहीं, बाद में से पैदा होती है। वेदन अब भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी छाया हर जगह महसूस होती थी। कुछ पुराने अधिकारी नए कपड़ों में, नई भाषा में वही पुराने तर्क दे रहे थे। व्यवस्था को स्थिर होना चाहिए, हर व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, अनुशासन आज़ादी का दुश्मन नहीं होता। ये वाक्य खतरनाक थे, क्योंकि इनमें आधा सच था, और आधा सच सबसे प्रभावी हथियार होता है। एक शाम हिमांशु को एक गुप्त रिपोर्ट मिली। कोई षड्यंत्र नहीं, कोई तख्तापलट नहीं, बस ये तथ्य, कुछ समूह जानबूझकर निर्णयों को उलझा रहे थे ताकि लोग थक जाएं और फिर मजबूत नेतृत्व की मांग करें। हिमांशु देर तक कागज को देखता रहा। ये युद्ध नहीं था, ये राजनीति थी, और राजनीति में सही होना पर्याप्त नहीं होता। उसी रात वह कारथेन की सबसे ऊंची छत पर खड़ा था। नीचे शहर शांत दिख रहा था, लेकिन अब वह जानता था, शांति हमेशा संतुलन नहीं होती। कभी कभी वह थकान होती है, और थका हुआ समाज किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। उसने अपने आप से कहा, अब अगर मैं सिर्फ प्रतीक बना रहा तो ये सब फिर किसी और के हाथ में चला जाएगा।
ये पहली बार था जब हिमांशु ने नेतृत्व से भागने का नहीं, उसे परिभाषित करने का सोचा, और यही सोच आगे की कहानी को सबसे खतरनाक बनाएगी। जब नेतृत्व से भागना संभव नहीं रहा, कारथेन में पहली बार लोगों ने ऊब महसूस की। डर नहीं, गुस्सा नहीं, ऊब, और किसी भी व्यवस्था के लिए ये सबसे खतरनाक संकेत होता है। बैठकें बढ़ गई थीं, निर्णय टलते जा रहे थे, हर बात पर समिति, हर समिति पर आपत्ति। लोग कहने लगे, पहले अत्याचार था, अब भ्रम है। ये वाक्य हिमांशु के कानों में दिन रात गूंजता रहा, क्योंकि इसमें झूठ नहीं था। सार्वजनिक परिषद की एक बैठक अचानक हंगामे में बदल गई। एक युवा व्यापारी खड़ा हुआ और सीधे बोला, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, अगर उसका मतलब हर काम के लिए इंतजार है। पूरा कक्ष सन्न रह गया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। यही सबसे डरावनी बात थी। हिमांशु समझ गया, अब समस्या विरोध नहीं, सहमति बनती जा रही है। उसी दिन वेदन पहली बार खुले तौर पर सामने आया। कोई मंच नहीं लिया, कोई घोषणा नहीं की, वह बस लोगों के बीच बैठा, और यही उसकी ताकत थी। जब उससे पूछा गया, आप क्या सोचते हैं, उसने बस कहा, मैं सोचता हूँ कि व्यवस्था को नेतृत्व चाहिए, बस इतना। लेकिन उस वाक्य में पूरा अतीत सांस ले रहा था। हिमांशु उस रात बहुत देर तक सो नहीं सका। वह जानता था, अगर वह चुप रहा तो लोग किसी और को बोलने देंगे, और अगर वह बोला तो उसे वही बनना पड़ेगा जिससे वह बचता रहा। यही द्वंद्व हर ईमानदार क्रांति को तोड़ता है। अगली सुबह उसने एक निर्णय लिया, कोई आदेश नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। उसने खुला प्रस्ताव रखा, मैं अस्थायी समन्वयकर्ता की भूमिका स्वीकार करूंगा। मेरी शक्तियां लिखित होंगी, सीमित होंगी, और हर 6 महीने में जनता उन्हें वापस ले सकती है। कक्ष में पहली बार सच्ची हलचल हुई। कुछ लोग राहत महसूस कर रहे थे, कुछ असहज, क्योंकि अब सत्ता स्पष्ट नहीं रही थी। एक व्यक्ति चिल्लाया, तो क्या आप शासक बन रहे हैं? हिमांशु ने सीधे उत्तर दिया, नहीं, मैं जवाबदेह बन रहा हूँ। ये शब्द लोकप्रियता का जाल। कारथेन में अब शांति थी, लेकिन ये शांति विश्वास से नहीं, आदत से बनी थी। लोग नए ढंग से जीने के आदी हो रहे थे। निर्णय अब आते थे, लेकिन उनके पीछे कोई रहस्यमयी आदेश नहीं होता था, और यही बात कुछ लोगों को बेचैन करने लगी थी। हिमांशु का नाम अब हर बातचीत में था। कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा था, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा था। लोग बस उसका उल्लेख कर रहे थे, और राजनीति में उल्लेख पहला चरण होता है। पूजा का एक नई मंडली धीरे धीरे उभर रही थी। वे खुद को व्यवहारिक लोग कहते थे। उनका तर्क सीधा था, आदर्श अच्छे हैं, लेकिन व्यवस्था भावनाओं से नहीं चलती। ये लोग सार्वजनिक परिषद में कम, गलियारों में ज्यादा मिलते थे। उनकी बैठकों में हिमांशु का नाम कभी आलोचना में, कभी समाधान में लिया जाता, और यही सबसे खतरनाक संकेत था। एक दिन एक पोस्टर दिखाई दिया, कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, बस एक वाक्य, अगर हिमांशु नहीं तो कौन? हिमांशु ने जब ये देखा तो उसने पोस्टर हटवाने का आदेश नहीं दिया, उसने बस देखते रहने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जानता था, अगर यह विचार एक कागज पर आया है तो ये पहले ही कई दिमागों में पनप चुका है। सार्वजनिक परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव आया, नेतृत्व के लिए स्पष्ट चेहरा होना चाहिए ताकि जनता को स्थिरता महसूस हो। ये प्रस्ताव खुले तौर पर हिमांशु के नाम पर नहीं था, लेकिन सब जानते थे ये किसके लिए है। हिमांशु चुप रहा, और उसकी चुप्पी कुछ लोगों को उकसाने लगी। वेदन ये सब देख रहा था। वह अब राजनीति का हिस्सा नहीं था, लेकिन राजनीति उसे छोड़ नहीं रही थी। उसने एक करीबी से कहा, अब लड़ाई सत्ता की नहीं, प्रतीक की है, और प्रतीक हमेशा इंसान से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। उसी शाम हिमांशु को कुछ युवाओं ने घेर लिया। उनकी आंखों में आशा थी, आप बस हाँ कह दीजिए। उन्होंने कहा, बाकी सब हम संभाल लेंगे। हिमांशु ने बहुत ध्यान से उन चेहरों को देखा। उन्हें वही चमक दिखी जो कभी डार्क एम्पायर के समर्थकों की आंखों में थी, और यह एहसास उसके लिए सबसे डरावना था। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम सब कुछ किसी एक के भरोसे छोड़ दोगे तो कल उसे हटाने के लिए फिर लड़ोगे। युवाओं को यह उत्तर पसंद नहीं आया, और यही बात उसे और चिंतित कर गई। रात को कारथेन में फुसफुसाहट तेज हो गई। कुछ लोग कहने लगे, वह अवसर खो रहा है। कुछ बोले, वह ज्यादा पवित्र बनने की कोशिश कर रहा है। और राजनीति में जब कोई दोनों तरफ से असुविधाजनक लगे तो समझ लेना चाहिए वह सही जगह पर खड़ा है। हिमांशु उस रात फिर उसी छत पर खड़ा था, लेकिन इस बार नीचे शहर को देखकर उसे गर्व नहीं हुआ, उसे डर लगा, क्योंकि अब खतरा यह नहीं था कि लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे, खतरा ये था कि लोग
उसके बिना सोचने से डरने लगेंगे। उसने खुद से कहा, अगर यही चलता रहा तो मैं सत्ता नहीं लूंगा, सत्ता मुझे ले लेगी। और यही विचार अध्याय 27 की असल शुरुआत था, जब समर्थन हथियार बन जाए। कार्थेन में अब विरोध खुलकर नहीं होता था, विरोध अब मुस्कान में छिपा रहता था। लोग कहते थे, हम आपके साथ हैं, लेकिन उनके वाक्यों में एक अपेक्षा छिपी रहती थी। और अपेक्षा सत्ता से पहले दिमाग को जकड़ती है। सार्वजनिक परिषद की अगली बैठक शांत नहीं थी, सभ्य थी, और यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी। एक प्रतिनिधि खड़ा हुआ, उसकी आवाज में सम्मान था। हिमांशु, उसने कहा, हम आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन हर निर्णय आपकी उपस्थिति पर निर्भर क्यों है? ये सवाल सीधा नहीं था, लेकिन उसका असर सीधा दिल पर पड़ा। हिमांशु समझ गया, अब आरोप नहीं, तर्क इस्तेमाल हो रहे हैं। उसी दिन एक दस्तावेज सामने आया, नाम था स्थिर शासन प्रस्ताव। उसमें लिखा था, एक केंद्रीय समन्वय पद, आपातकालीन निर्णय अधिकार, सीमित समय के लिए, विस्तृत शक्तियां, और सबसे नीचे कोई नाम नहीं, लेकिन हर कोई जानता था ये किसके लिए लिखा गया है। हिमांशु ने उस कागज को बहुत देर तक देखा। यही वह पल था जहां अधिकतर लोग खुद को समझाते हैं, मैं इसे सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा, और यहीं से हर तानाशाही खुद को जायज ठहराती है। उसने दस्तावेज सार्वजनिक रूप से पढ़ा, फिर पूछा, अगर यह पद कल किसी और को दिया जाए तो क्या तुम इतने ही शांत रहोगे? कक्ष में पहली बार असहजता फैली, क्योंकि अब लोगों को अपने ही प्रस्ताव का आईना दिखाया जा रहा था। लेकिन राजनीति आईने से नहीं टूटती। उस रात कार्थेन में नए पोस्टर लगे। इस बार शब्द बदले हुए थे, व्यवस्था व्यक्ति से बड़ी है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति ही व्यवस्था को बचाता है। ये वाक्य सुंदर था, और यही बात उसे खतरनाक बनाती थी। हिमांशु के समर्थक अब संगठित हो रहे थे। वे खुद को संरक्षक कहते थे। वे कहते, हम उस पर दबाव नहीं डाल रहे, हम उसे बचा रहे हैं। लेकिन कोई यह नहीं पूछ रहा था, उसे किससे बचाया जा रहा है? वेदन ने पहली बार सीधे हस्तक्षेप किया। उसने एक बंद कमरे की बैठक में कहा, अब ये हिमांशु की लड़ाई नहीं रही, अब ये समाज की परिपक्वता की परीक्षा है। कुछ लोग नाराज हुए, तो आप क्या चाहते हैं? किसी ने पूछा। वेदन ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि वह मना करे। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। हिमांशु जानता था, अगर वह आज हाँ कहेगा तो उसे कभी न कहने का अवसर नहीं मिलेगा, और अगर वह न कहेगा तो यही समर्थक कल उसके सबसे बड़े विरोधी बनेंगे। यही राजनीति की कीमत होती है। दोनों रास्तों पर खून बहता है। उसने निर्णय लिया कि वह भीड़ के सामने एक आखिरी बात रखेगा। कोई भाषण नहीं, कोई भावुक अपील नहीं, बस सच। सार्वजनिक सभा में हजारों लोग थे। हिमांशु ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं चाहते क्योंकि मैं सही हूं, तुम मुझे इसलिए चाहते हो क्योंकि तुम थक चुके हो। लेकिन अगर तुम आज मेरे कंधों पर अपनी जिम्मेदारी रख दोगे तो कल उसे वापस मांगने की ताकत तुम में नहीं बचेगी। भीड़ चुप थी। ये चुप्पी स्वीकृति नहीं थी, ये संघर्ष था। हिमांशु ने आखिर में कहा, अगर यह व्यवस्था मेरे बिना नहीं चल सकती तो मैं ही इसका सबसे बड़ा खतरा हूं। और यह कहकर वह मंच से उतर गया। जब भीड़ आईना तोड़ना चाहती है, हिमांशु के मंच से उतरते ही सभा समाप्त नहीं हुई, वह बिखर गई। लोग अपनी अपनी जगह खड़े रह गए, कोई नाराज, कोई उलझन में, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में पहली बार संदेह उगा था। ये संदेह किसी नेता पर नहीं था, ये संदेह खुद पर था। और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है। अगले ही दिन कार्थेन के अखबारों में सुर बदल चुका था। कल तक जो शीर्षक थे, हिमांशु स्थिरता की उम्मीद, आज वही बन गए, हिमांशु अवसर चुकता नेतृत्व। ये सीधा हमला नहीं था, ये धीमा जहर था। समर्थकों की मंडली अब एक साथ नहीं बैठती थी। कुछ खुलकर बोले, वह बहुत आदर्शवादी है, कुछ फुसफुसाए, वह डरता है, और कुछ ने खुद को समझाया, शायद हमें दूसरा चेहरा चाहिए। यहीं संरक्षक टूटने लगे। एक शाम हिमांशु को पहली बार सार्वजनिक रूप से बिना बुलाए बहस में घसीटा गया। एक प्रतिनिधि बोला, आप कहते हैं कि जनता निर्णय ले, लेकिन जब जनता आपको चाहती है तो आप पीछे हट जाते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? ये सवाल तालियों के साथ आया, और तालियां कभी भी तर्क का संकेत नहीं होती। हिमांशु ने उत्तर दिया, लोकतंत्र का मतलब यह नहीं कि जनता जो चाहे वही हो, लोकतंत्र का मतलब है कि जनता जो चाहे उसकी जिम्मेदारी भी ले। तालियां रुक गईं, क्योंकि अब उन्हें यह उत्तर पसंद नहीं आया। वेदन ने ये सब देखा। उसने बहुत धीरे से कहा, अब ये संघर्ष सत्ता का नहीं, धैर्य का है। लेकिन धैर्य भीड़ का स्वभाव नहीं होता। कुछ ही दिनों में पहला संगठित अभियान शुरू हुआ।
कोई नारे नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस सभ्य मांगें, स्पष्ट नेतृत्व चाहिए, अनिश्चितता खत्म हो, निर्णय तेज हों। इन वाक्यों में कुछ भी गलत नहीं था और यही बात उन्हें खतरनाक बनाती थी। हिमांशु अब बैठकों में कम बुलाया जाने लगा, निर्णय उसके बिना होने लगे, फिर भी हर असफलता का दोष उसी पर डाला जाता। ये राजनीति का सबसे पुराना खेल है, जब तक जरूरत हो तब तक चेहरा, फिर बलि का बकरा। एक रात उसके घर के बाहर कोई पोस्टर नहीं लगा, बस एक पर्ची थी, आपने हमें निराश किया। हिमांशु ने उसे फाड़ा नहीं, वह देर तक उसे देखता रहा, क्योंकि यह पर्ची किसी दुश्मन की नहीं थी, यह उसी भीड़ की थी जिसके लिए वह सब कुछ छोड़ आया था। अगली परिषद बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया, अस्थायी समन्वय पद अब समाप्त किया जाए, यानी वह पद जो उसने खुद सीमाओं के साथ स्वीकार किया था, अब उसी के खिलाफ हथियार बन चुका था। हिमांशु ने कोई विरोध नहीं किया, उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। ये शब्द कई लोगों को चौंका गया, क्योंकि वे लड़ाई की उम्मीद कर रहे थे। बैठक के बाद एक युवा उसके पास आया, आप हार गए? उसने पूछा। हिमांशु ने उत्तर दिया, नहीं, मैं हार गया। युवा बोला, तो फर्क क्या है? हिमांशु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हार तब होती है जब तुम अपने सिद्धांत छोड़ो, हटना तब होता है जब तुम उन्हें किसी और के लिए जगह दे दो। उस रात हिमांशु फिर उसी छत पर खड़ा था, लेकिन इस बार शहर को देखकर उसे गर्व नहीं, दुख भी नहीं हुआ, उसे स्वीकृति हुई। स्वीकृति इस बात की कि हर समाज उस नेता को नहीं चुनता जिसकी उसे जरूरत होती है, वह उसे चुनता है जो उसे आसान लगे। दूर कारथेन की रोशनी अब भी जल रही थी, व्यवस्था चल रही थी, अधूरी, कमजोर, लेकिन जीवित, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। हिमांशु ने मन ही मन कहा, अगर मेरी अनुपस्थिति में ये सब ढह गया तो मेरी मौजूदगी कभी समाधान नहीं थी। और पहली बार उसने खुद को कहानी के केंद्र से हटा लिया। खाली कुर्सी का शासन। हिमांशु के हटने के बाद कारथेन में सबसे पहले कोई शोर नहीं मचा, कोई विद्रोह नहीं, कोई मातम नहीं, बस एक अजीब सी राहत थी, जैसे किसी भारी सवाल से लोगों ने नजर हटा ली हो। परिषद की मुख्य कक्ष में वह कुर्सी अब भी वहीं थी, खाली, और खाली कुर्सियां हमेशा सबसे ज्यादा बोलती हैं। अस्थायी नेतृत्व परिषद अब स्थायी समन्वय परिषद कहलाने लगी। नाम बदला, संरचना वही रही, फर्क सिर्फ इतना था कि अब निर्णय सर्वसम्मति से नहीं, बहुमत की थकान से होते थे। पहला बड़ा निर्णय बहुत साधारण था, सभी नीतिगत फाइलें एक केंद्रीय समिति के माध्यम से जाएंगी। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि यह सुविधाजनक था, और सुविधाजनक चीजें हमेशा धीरे धीरे स्वतंत्रता खाती हैं। वेदन ने बैठक में बहुत कम बोला, वह सुनता रहा, और सुनते सुनते समझ गया, अब कोई नेतृत्व नहीं चाहता, सबको सिर्फ जिम्मेदारी से मुक्ति चाहिए। शहर में बदलाव धीरे आया, पर साफ दिखाई देने लगा। निर्णय देर से होते, गलतियां फाइलों में दब जातीं, और हर चूक का दोष प्रक्रिया पर डाल दिया जाता। किसी का नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि नाम लेने से जिम्मेदारी आती है। एक सप्ताह बाद पहली बड़ी समस्या आई, सीमा प्रांतों में आपूर्ति रुकी, कोई युद्ध नहीं, कोई हमला नहीं, बस तालमेल की कमी। फाइल एक विभाग से दूसरे में घूमती रही, जब तक गोदाम खाली नहीं हो गए। जनता ने सवाल पूछा, कौन जिम्मेदार है? उत्तर मिला, स्थिति जटिल है। यह उत्तर हमेशा शासन की हार का संकेत होता है। उसी दिन एक युवा अधिकारी बैठक में खड़ा हुआ, अगर हिमांशु यहाँ होता। उसने वाक्य पूरा नहीं किया, कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने उसे टोका, वह अब यहाँ नहीं है। युवा बोला, यही तो समस्या है। उस वाक्य के बाद वेदन ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, हमने उसे इसलिए नहीं खोया क्योंकि वह कमजोर था, हमने उसे इसलिए खोया क्योंकि उसने हमसे सवाल पूछे। कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि अब सवाल सुनने की आदत ही छूट चुकी थी। शहर के बाहरी इलाकों में अफवाहें फैलने लगीं, नई परिषद सिर्फ दिखावा है, फिर से वही पुराना खेल है। कम से कम हिमांशु ईमानदार था। ये नारे नहीं थे, ये स्वीकारोक्तियां थीं, और स्वीकारोक्तियां हमेशा देर से आती हैं। एक शाम हिमांशु का नाम फिर से एक दस्तावेज में दिखा, इस बार किसी पद के लिए नहीं। एक टिप्पणी में पूर्व समन्वयक द्वारा छोड़े गए ढांचे में अस्पष्टता है, यानी अब उसकी अनुपस्थिति भी दोषी ठहराई जा रही थी। वेदन ने वह टिप्पणी पढ़ी और फाइल बंद कर दी। उसने धीमे से कहा, अब कहानी उसके लौटने की नहीं, हमारे सीखने की है, पर सीखना हमेशा सबसे आखिरी विकल्प होता है। रात को कारथेन में पहली बार बिजली देर से आई। छोटी सी बात थी, लेकिन शहर ने इसे नोट किया, क्योंकि जब व्यवस्था डगमगाती है तो छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। और कहीं दूर
हिमांशु अब किसी बैठक में नहीं था। वह लोगों के बीच था, बिना पद, बिना सुरक्षा, बिना घोषणा, और शायद पहली बार बिना बोझ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि खाली कुर्सियां हमेशा किसी को वापस बुलाती हैं, या फिर किसी और को उस पर बैठने का हौसला देती हैं जब व्यवस्था खुद को नहीं संभाल पाती। कारथेन की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही। सूरज वही था, आसमान भी वही, लेकिन लोगों की चाल में एक अजीब सी हड़बड़ी थी। ये डर नहीं था, यह अनिश्चितता थी, और अनिश्चितता किसी भी समाज को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है। स्थायी समन्वय परिषद की बैठक लगातार तीसरे दिन लंबी चली। कागज बढ़ते गए, फाइलें खुलती रहीं, और निर्णय हर बार अगले दिन पर टलता रहा। किसी ने कहा हमें और आंकड़े चाहिए, किसी ने जोड़ा जोखिम का आकलन अधूरा है, और अंत में अध्यक्ष ने कहा हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। ये वाक्य सुनने में समझदारी लगता है, लेकिन संकट के समय ये सबसे खतरनाक बहाना होता है। सीमा प्रांतों की स्थिति अब बिगड़ चुकी थी, आपूर्ति की देरी अब कमी में बदल चुकी थी। दुकानों में शेल्फ खाली दिखने लगे, लोगों ने पहली बार लाइन में लगना शुरू किया, शांतिपूर्ण, बिना नारे, बिना हंगामे। और यही बात अधिकारियों को सबसे ज्यादा डराने लगी। एक अधिकारी ने बैठक में कहा अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हमें आपात योजना लागू करनी होगी। दूसरा बोला आपात योजना का निर्णय किस समिति के अधिकार में है। कमरा चुप हो गया, क्योंकि किसी को पूरा अधिकार कभी दिया ही नहीं गया था। वेदन ने ये सब देखा। उसने धीरे से पूछा अगर आज कोई स्पष्ट निर्णय लेना पड़े तो कौन लेगा। कोई उत्तर नहीं आया। ये चुप्पी किसी असहमति की नहीं थी, ये शून्य की चुप्पी थी। शहर में अफवाहें अब सवालों में बदल रही थीं। कौन जिम्मेदार है, किससे बात करें, अगर हालात बिगड़े तो आदेश कौन देगा। इन सवालों का कोई चेहरा नहीं था, और बिना चेहरे के सत्ता हमेशा कमजोर होती है। उसी शाम एक छोटी घटना हुई। एक गोदाम में गलत आदेश के कारण सामान गलत जगह भेज दिया गया। परिणाम 3 इलाकों में पूरी रात आपूर्ति ठप रही। कोई बड़ी त्रासदी नहीं हुई, लेकिन भरोसे में एक दरार पड़ गई। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां बदली हुई थीं। प्रक्रिया बनी बाधा, निर्णयहीनता की कीमत, खाली कुर्सी का असर। किसी ने हिमांशु का नाम नहीं लिखा, और यही बात सबसे ज्यादा बोल रही थी। परिषद में पहली बार आवाजें ऊंची हुईं, हमें किसी को आगे लाना होगा, ये ढांचा काम नहीं कर रहा, हम ऐसे नहीं चल सकते। लेकिन हर सुझाव के साथ एक डर जुड़ा था, अगर वह व्यक्ति गलत निकला तो यही डर उन्हें फिर से निर्णय लेने से रोक देता। शाम को शहर के एक चौक पर लोग जमा होने लगे। कोई मंच नहीं, कोई नेता नहीं, बस बातचीत। कम से कम पहले पता तो होता था किससे उम्मीद करनी है, अब तो शिकायत भी किससे करें। ये भीड़ क्रोधित नहीं थी, ये थकी हुई थी, और थकी हुई भीड़ सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह चिल्लाती नहीं, वह बदलना चाहती है। दूर एक साधारण से घर में हिमांशु ने रेडियो बंद किया। उसने बाहर देखा, लोग चल रहे थे, शहर जीवित था, लेकिन उसे साफ दिख रहा था व्यवस्था लड़खड़ा रही है। उसके चेहरे पर कोई संतोष नहीं था, कोई मैंने कहा था नहीं, बस एक भारी चुप्पी। वेदन का संदेश उसी रात आया। अब सवाल यह नहीं रहा कि तुम लौटो या नहीं, सवाल यह है कि अगर व्यवस्था गिरी तो कौन उसे उठाएगा। हिमांशु ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था हर वापसी जीत नहीं होती, कुछ वापसी और भी बड़ी परीक्षा होती हैं। कारथेन में रात गहरी हो रही थी, रोशनी जल रही थी, व्यवस्था चल रही थी, लेकिन अब पहली बार लोगों को लगने लगा ये सब अपने आप नहीं चलता। और यहीं से कहानी एक नए सवाल में प्रवेश करती है। जब व्यवस्था असफल होती है तो क्या नेता को लौटना चाहिए या जनता को बड़ा होना चाहिए। जब जनता खुद बोलने लगती है। कारथेन में वह सुबह किसी घोषणा से शुरू नहीं हुई, कोई सायरन नहीं बजा, कोई आदेश जारी नहीं हुआ, बस लोग अपने घरों से थोड़ा पहले निकल आए। चौराहों पर भीड़ इकट्ठा होने लगी, न कोई झंडा, न कोई पार्टी का निशान, सिर्फ चेहरे थके हुए, उलझे हुए। लेकिन इस बार चुप नहीं, किसी ने नारा नहीं लगाया, किसी ने मंच नहीं बनाया। लोग बस एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे, किससे बात करें, कौन सुनेगा, अगर आज नहीं बोले तो कब। यह आंदोलन नहीं था, यह अनिवार्यता थी। स्थायी समन्वय परिषद को जब सूचना मिली तो पहली प्रतिक्रिया घबराहट नहीं थी, वह थी असमंजस। क्या ये विरोध है, क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए, कानूनी स्थिति क्या कहती है। फिर वही समस्या, हर सवाल के लिए अलग समिति, और हर समिति के लिए समय। वेदन खिड़की के पास खड़ा था, उसने नीचे लोगों को देखा। वह जानता था
ये भीड़ न तो गिराई जा सकती है, न ही नज़रअंदाज, क्योंकि यह अपने आप खड़ी हुई है। शहर के सबसे बड़े चौक पर किसी ने आखिरकार आवाज़ उठाई। एक साधारण महिला, कोई नेता नहीं, कोई अधिकारी नहीं। उसने कहा, हमें भाषण नहीं चाहिए, हमें नाम चाहिए जिससे हम सवाल कर सकें। भीड़ ने पहली बार एक साथ सिर हिलाया। यही वह क्षण था जब ये स्पष्ट हो गया, ये सत्ता के खिलाफ नहीं है, यह अदृश्य सत्ता के खिलाफ है। परिषद ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। स्थिति नियंत्रण में है, जनता की भावनाओं को समझा जा रहा है। ये बयान भीड़ तक पहुंचा और उसी पल अप्रासंगिक हो गया, क्योंकि लोग अब समझाए जाना नहीं चाहते थे, वे सुने जाना चाहते थे। शाम होते होते भीड़ और बढ़ गई। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस एक मांग, कोई सामने आए। परिषद के भीतर मतभेद अब छिपे नहीं रहे। हमें किसी को नियुक्त करना होगा, ये खतरनाक होगा, लेकिन न करने का खतरा ज्यादा है। फिर वही नाम हवा में तैरने लगा, हिमांशु। किसी ने जोर से नहीं कहा, लेकिन सब ने सोचा। वेदन ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर तुम उसे भीड़ को शांत करने के लिए बुलाओगे तो ये स्वीकार कर रहे हो कि तुम खुद असफल हो चुके हो। कमरा चुप था, क्योंकि यह सच था। उसी समय हिमांशु भीड़ से बहुत दूर नहीं था। वह एक छोटे से चाय के ठेले पर खड़ा था। कोई उसे पहचान नहीं रहा था। वह सुन रहा था, लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। उसे महसूस हुआ, लोग अब उसे नहीं बुला रहे। हिमांशु की ये जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे सत्ता उसके सामने घुटने टेकती है। तब तक के लिए सुनते रहिए मिस्टिक एफएम और याद रखिए, कुछ एम्पायर मांगे नहीं, छीने जाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।